नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 में गणित एवं शिक्षण शास्त्र एक विषय के रूप में जिसमें से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न जो होते हैं वे गणित के होते हैं और 15 प्रश्न जो होते हैं गणित शिक्षण शास्त्र के होते हैं। इसके अलावा सीटेट पेपर 2 में जो साइंस अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए भी 30 प्रश्न गणित से पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जो होते हैं वो गणित के होते हैं और 15 प्रश्न जो होते हैं करीब आपका गणित के शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं। इन सब प्रश्न गणित के अगर देखा जाए, इन प्रश्न का काफी बड़ा महत्व होता है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसका भी एक अपना सिलेबस दे रखा हुआ है। उस सिलेबस में हम लोग देखेंगे एक संख्या पद्धति से संबंधित भी बहुत तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में संख्याओं का बड़ा महत्व होता है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न घटनाएं जो होती है संख्याओं से ही संबंधित होती है। चाहे वो हम कह सकते हैं यात्रा के दौरान जो समय सारणी होता है या फिर माप तौल होता है, भार होता है। मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संख्याओं का बड़ा महत्व होता है। हम अपनी प्रगति के रूप में देख सकते हैं कि हमारी प्रगति जो दिन प्रतिदिन होती है, मनुष्य की जो प्रगति दिन प्रतिदिन होती है, उसमें संख्याओं का बड़ा महत्व होता है। तो आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं। शुरू से आप लोग पढ़े भी होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे या फिर कह सकते हैं पहले से भी आप लोग को जानकारी होगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। एकदम जीरो लेवल से हम लोग चलेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। यह संख्या पद्धति संबंधित यहाँ पे पहलुओं को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। पहला है संख्या। यहाँ पे संख्या होता क्या है, संख्या कहते किसे हैं। तो संख्या देखिए यहाँ पे कि संख्या वह अंक गणितीय मान है। संख्या वह अंक गणितीय मान है जिसे हम शब्द एवं प्रतीक के द्वारा व्यक्त करते हैं। संख्या के रूप में यहाँ पे कहा जा रहा है कि संख्या शब्द एवं प्रतीक के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंक गणितीय मान होता है। ये शब्द और प्रतीक होते क्या है, जैसे कि संख्या हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसी में 8 हिंदी में लिखे तो ये आपका एक शब्द के रूप में हो गया, जबकि यहाँ पे हम जो 8 लिखे हैं यह एक प्रतीक के रूप में हो गया। यहाँ पर रोमन में हम लिखे हैं, यह भी कह सकते हैं एक प्रतीक के ही रूप में है। तो इस प्रकार संख्या वह अंकगणितीय मान है जिसे हम शब्द एवं प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो यह 12 हिंदी में लिखा हुआ है, यानी शब्द में लिखा हुआ है। यही अगर प्रतीक के रूप में कहिएगा तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपका 12 लिखा हुआ है, ये प्रतीक के रूप में हुआ है। इस प्रकार ये हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। इससे कई प्रकार के बड़ी बड़ी संख्याएं भी लिखी जा सकती है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अंक क्या होता है। अंक, तो आइए देखते हैं इस चीज को कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9 टोटल हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 9 को अंक कहते हैं, ठीक है। दार्शनिक प्रणाली में इन्हीं 10 प्रतीकों का प्रयोग होता है, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल हो जाएगा आपका 10 अंक। इसी 10 अंकों का, इन्हीं 10 प्रतीकों का, इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग हम कोई भी प्रकार के कह सकते हैं संख्या लिखने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 1 अंक की संख्या हो या 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, 5 अंक की संख्या हो, जितने अंक की संख्या लिखना है तो हमें सिर्फ इसी 10 अंकों का प्रयोग करके, इसी 10 संकेतों का प्रयोग करके हम लिखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 1 अंक की संख्या हो गया। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, 2 अंक की संख्या हो गया है। 666 3 अंक की संख्या हो गया है। 7426 4 अंक की संख्या हो गई। 98758 ये 5 अंकों की संख्या होगी। अंक गिनते कैसे, मान लीजिए जिसको अंक गिनना है 1 2 3 4 5 तो 5 अंक की हो गई। यहाँ पर 1 2 3 4 तो 4 अंक की हो गई। यहाँ पर 1 2 3 तो 3 अंक की होगी। 1 2 तो 2 अंक की होगी। सिर्फ 1 है तो 1 अंक की होगी। इस प्रकार संख्याओं का प्रयोग देख रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं 10 प्रतीकों का प्रयोग कर कर ही बनाया जाता है। कई प्रकार के हम संख्याएं बना सकते हैं, या तो आप पूरा का पूरा पर पूरे 10 का भी लेकर बना सकते हैं, या इसी में से 2 4 6 जितना का भी लेना है हम अंक बना सकते हैं। इसमें हम देखेंगे इन संख्याओं को, देखिए यहाँ पे कई प्रकार के हम संख्या लिख सकते हैं। इन संख्याओं को
दो प्रणालियों के द्वारा लिखा जा सकता है। यानी कि संख्याओं को हम कितने प्रणाली में लिख सकते हैं, तो संख्याओं को आप दो प्रणाली में लिख सकते हैं। पहला प्रणाली जो होता है वह दाशमिक प्रणाली होता है, दाशमिक प्रणाली। इस दाशमिक प्रणाली को हम डेसिमल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। दाशमिक प्रणाली को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये होती क्या है देखेंगे, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 प्रतीकों, संकेतों या अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पे बताएं 0 से लेकर 9 तक यही 10 प्रतीक होते हैं। इनका प्रयोग करके हम अंक लिखते हैं जो भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मान्य होता है। यानी कि 10 संकेतों का प्रयोग करके यदि कोई हम संख्या लिखते हैं तो उस संख्या को हम दाशमिक प्रणाली के अंतर्गत लिखा जाता है। और यह दाशमिक प्रणाली भारतीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर दोनों स्तर पर यह मान्य है। दूसरा हम देखेंगे संख्या प्रणाली के अंतर्गत संख्यांकन प्रणाली। ये संख्यांकन प्रणाली होती क्या है, यहाँ पे देखिए। संख्यांकन प्रणाली का अंग्रेजी जो होता है वह न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है, न्यूमरेशन सिस्टम होता है। इस न्यूमरेशन सिस्टम के अंतर्गत होता क्या है कि संख्याओं को पढ़ने तथा लिखने के लिए दो प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत भी देखिएगा संख्या को हम कैसे पढ़े, जैसे कि ये लिखा हुआ है 98,758। आप इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पढ़ने व लिखने के लिए दो प्रकार के प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः देखा जाए तो एक होता है आपका भारतीय प्रणाली, जिसको हम इंडियन सिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्रणाली जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय पद्धति में अगर देखा जाए तो भारतीय प्रणाली जो है काफी प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो आइए दोनों को अलग अलग करके हम लोग देखेंगे कि भारतीय प्रणाली को कैसे हम समझते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को किस प्रकार से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय प्रणाली, इस भारतीय प्रणाली को हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं, जिसको कह सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ इंडियन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह होता क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाईं ओर से प्रथम 3 अंक का आवर्त बनाते हैं। यदि कोई भी जब संख्या लिखा रहता है, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, चाहे 7 अंक का हो, 8 अंक का हो, 9 अंक का हो, 4 अंक का हो, 2 अंक का हो, तो करेंगे क्या, हम दाईं ओर से प्रथम 3 अंक का आवर्त बनाते हैं। दाईं ओर से प्रथम 3 अंक का आवर्त बनाते हैं, जिन्हें हम इकाई कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 2-2 अंकों का आवर्त बनाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब इत्यादि इसके बाद आगे जो है वह कहा जाता है। पढ़ने की सुविधा के लिए आवर्तों के बीच में हम कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। कॉमा जब लगा दिया जाता है, किसी भी संख्या लिखा रहेगा, उस संख्या में अगर कॉमा लगा देते हैं तो उसको पढ़ने में काफी सुविधा होती है, समझने में काफी सुविधा होती है। वही चीज यहाँ पर भारतीय प्रणाली में बताया गया है कि किस प्रकार से कॉमा लगाया जाता है, किस प्रकार से हम उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई अंक है, जैसे कि मान लीजिएगा ये अंक लिखा हुआ है, इस अंक में दाहिना और बायां कौन सा होगा, तो दाहिना जो होता है इधर से लेते हैं, दायां इधर हो गया, बायां इधर से, तो दाहिने तरफ से हमें चलना है। देखिएगा लिखा दाईं ओर से प्रथम 3 अंक का आवर्त बनाएंगे। 1 2 3 गो अंक का एक आवर्त बन गया। उसके बाद 2-2 अंक का आवर्त बनाया जाता है, जैसे कि 1-2 अंक 1 2, फिर 1 2, 2 अंक 1 2, इस प्रकार के आवर्त बना। इन आवर्तों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला जो 3 अंक मिलकर आवर्त बनता है, 3 अंक का निर्माण करके आवर्त जो बनता है, इसको हम इकाई के रूप में जानते हैं, यानी इसको हम इकाई बोलते हैं। 1 2 3 शुरू में लिखाएगा, 3 अंकों का आवर्त बनाते हैं, इसको हम इकाई के रूप से जानते हैं। उसके बाद 2-2 अंक का आवर्त बनाना है, जिन्हें हम क्रमशः हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब इसके नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखेंगे इसमें 2 आपका बना हुआ है, इस चीज को हम हजार बोलेंगे। अगला जो 2 बनेगा आवर्त, इसको लाख के नाम से जानेंगे। अगला जो 2 बनेगा इसको हम करोड़ के नाम से बनेंगे। और अगला जो है 2 अंकों का जो वर्ग बना हुआ है, आवर्त बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे अरब के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, इसी प्रकार हम लोग लिखते समझते हैं। कॉमा लगाने की क्या विधिया होती है, तो कोई भी यदि संख्या है, उस संख्या का दाहिने तरफ से, भारतीय पद्धति में दाहिने तरफ से क्या करेंगे, पहले 3 अंक का गिन लेंगे, 1 2 3 कॉमा लगा दिए। उसके बाद 2-2 अंक का 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा,
इस प्रकार हमने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के पश्चात पढ़ना समझना काफी सुविधा हो जाता है, लिखना काफी सुविधा हो जाता है। तो अब हम लोग इसको इकाई दहाई सैकड़ा में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 अरब, यानी कि इस प्रकार हम लोग देते हैं 11 है तो 11 अरब। देखिएगा यहाँ पे इसका हिंदी में क्या हो गया, यानी कि इसका कह सकते हैं भारतीय प्रणाली में क्या हो गया, 11 अरब 45 करोड़ 87 लाख 27,902 ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई अंक लिखा हुआ है, इस अंक में हम लोग इस अंक में हम लोग कॉमा लगाना सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार दाहिने तरफ से पहले 3 अंक ले लेंगे, 1 2 3 कॉमा लगा दी, उसके बाद 2 2 अंक 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 खत्म हो गया। आगे रहता तो फिर भी 2 2 2 चलते रहता है। तो इस प्रकार हमने कॉमा लगा लिया। कॉमा लगाने के पश्चात अब इसको हम लिखेंगे, कितना लिखा हुआ है तो गिन लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। तो इसका हो जाएगा 24 अरब 74 करोड़ 23 लाख 72,823 ये लिखा हुआ है। इस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, इसको कॉमा लगाकर आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। हिंदी में भारतीय प्रणाली में आसानी से लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ये परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि मान लीजिए हिंदी में ये जो हिंदू अरेबिक प्रणाली होता है ये लिख देगा ऊपर और बोलेगा कि निम्न में से इसका अंक कौन सा होगा, संख्या कौन सी होगी, लिख देगा 78 करोड़ 78,000 निम्न में से कौन सी संख्या का रूप ये है। इस प्रकार कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आपका हिंदू अरेबिक नंबर या फिर भारतीय प्रणाली में दिया रहेगा और पूछेगा कि संख्या में बताइए, या संख्या दिया रहेगा बोलेगा कि इसको हिंदू अरेबिक प्रणाली या फिर कह सकते हैं भारतीय प्रणाली में किस रूप से पढ़ा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार हम आसानी से बना सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में भी बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संख्याओं के जो अंक जो होते हैं दाईं ओर से 3-3 अंकों का हम आवर्त बनाएंगे, समूह बनाते हैं दाईं तरफ से। उसमें क्या होता था भारतीय में कि दाईं अंक से पहले 3 उसके बाद 2-2-2 का समूह बनाते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है कि दाईं ओर से 3-3 अंकों का आवर्त बनाते हैं और उसके बाद भी 3-3 अंक का ही आवर्त हम बनाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः इकाई, पहले आवर्त को इकाई, दूसरे आवर्त को हम हजार, तीसरे आवर्त को हम मिलियन और चौथे आवर्त को हम विलियन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो 5वां आवर्त जो होता है वह ट्रिलियन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अंकों को लिखते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे आवर्त हम बनाए हुए, जैसे कोई भी अंक ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक अंक उदाहरण हो गया। इस उदाहरण के अंतर्गत यहाँ पे लिखा है 4 3 2 5 2 3 7 1 6। सबसे पहले हम इसमें करते हैं क्या है कि इसमें भी कॉमा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कॉमा लगा देने से क्या होता है कि पढ़ने और लिखने में काफी सुविधा मिलता है। तो करना क्या है, हमें दाईं अंक से 3-3 अंकों का समूह बनाते हुए कॉमा लगाना है। तो 1 2 3 कॉमा लगा देंगे, उसके बाद 1 2 3 कॉमा लगा देंगे, 1 2 3 लास्ट में बच गया। तो इस प्रकार से हमने कॉमा लगा दिया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो पहला जो 3 जो अंक का समूह बनेगा तो ये इसको बोलेंगे हम इकाई, उसके बाद जो दूसरा आवर्त बनता है उसको हजार बोलेंगे, तीसरा जो आवर्त बनेगा उसको मिलियन, चौथा जो बनेगा आपका विलियन बोला जाता है। इकाई के अंतर्गत पढ़ते कैसे इसमें, उसमें पढ़ते थे हम लोग भारतीय पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली में हम इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1 हो गया, उसके बाद हजार 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, उसके बाद हम विलियन 10 विलियन 100 विलियन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आगे हम भी पढ़ते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम इसको देते हैं और पढ़ते कैसे, तो देखिए यहाँ पे कॉमा तो लगा दिया गया। अब इसको पढ़ेंगे यहाँ से,
ये देखिए इकाई का एक आवर्त हो गया, उसके बाद हजार का आवर्त हो गया, उसके बाद ये मिलियन का आवर्त है। तो पूरा 432 लास्ट में है, तो इस पूरे 432 को एक साथ पढ़ेंगे। 432 से 432 ये मिलियन हो गया, उसके बाद ये 523,716। इस प्रकार से हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पढ़ते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, 432 मिलियन 523,716, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। एक उदाहरण और हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखा हुआ है, इस अंकों को हम सबसे पहले कॉमा लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी हम बताएं 1 2 3 तीसरा अंक पे कॉमा, उसके बाद 1 2 3 फिर कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 लास्ट में बच गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, कॉमा लगा दी। अब कॉमा लगाने के बाद हम देखते हैं आवर्तों को पढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पे देखिए मिलियन के बाद आ चुका है, यहाँ पे 8 आ गया, तो इसको विलियन पढ़ते हैं। तो पूरा पढ़ लेंगे 88 विलियन 546 मिलियन, ये 546 जो लिखा हुआ पूरा पढ़ते हैं। 546 मिलियन 721 हजार पढ़ेंगे क्योंकि हजार का ही आवर्त है। उसके बाद लास्ट में है 588। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली को अंकों को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपका लिखा रहेगा शब्दों में, आप बोलेगा कि उसका अंक क्या होगा, अंकों में आप बताइए, या अंकों में लिखा रहता है, आप पूछ देगा शब्दों में क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये दो प्रणालियां थी। इसके अलावा एक और प्रणाली आता है, इसके अलावा एक और प्रणाली आता है कि वो तो ज्यादा प्रचलित नहीं है, फिर भी उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम रोमन संख्यांकन प्रणाली के नाम से जानते हैं, रोमन न्यूमरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस रोमन प्रणाली में किस प्रकार से अंकों को लिखते हैं यह समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि रोमन संख्यांकन जो होता है वह प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है, रोम के लोगों के द्वारा विकसित की गई एक प्रणाली है। इसमें 7 प्रतीकों या फिर संकेतों का प्रयोग करके लिखा जाता है, सिर्फ 7 प्रतीक। इससे पहले संख्याओं में हम देखते हैं कि 10 प्रतीक होता था। रोमन प्रणाली में 7 प्रतीक होते हैं। इसी 7 प्रतीक के माध्यम से हम संख्याओं को लिखते हैं। 7 प्रतीक वो होते कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे I, V, X, L, C, D, M, ये 7 प्रतीक हो गए। फिर से I, V, X, L, C, D, M, ये 7 प्रतीक हो जाते हैं। ये 7 प्रतीक को यदि ध्यान में रखा जाए तो सारी संख्याओं को हम रोमन प्रणाली में लिख सकते हैं। जैसे कि I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम 1 से लेकर 10 तक थोड़ा हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का I, 2 का डबल I, 3 का ट्रिपल I, इस तरह से हम लिखते हैं। अब 4 लिखना है तो I भी, 5 लिखना है तो भी, 6 लिखना है तो 5 + 1, तो 5 + 1 यानी कि 6 हो गया। 7 लिखना है तो 5 + 2, तो 5 2 7। 8 का होता है कि VII। 9 का क्या होगा कि 10 से 1 कम कर देंगे, 9 बन जाता है, IX बन जाता है। 10 का बनता है X। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। कुछ सावधानियां हैं, कौन कौन सी सावधानियां हम बरतेंगे यहाँ पे देखिएगा। I, X, C और M, इस 7 में से 4 को पहले I, X, C, M संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं, 4 बार नहीं लिखे जा सकते। 3 बार इसका रिपीटेशन, आवृत्ति, पुनरावृत्ति किया जा सकता है। जैसे कि 3 को लिखना है तो 3 के लिए हमें 3 I का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 4 के लिए 4 I का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 3 के लिए यहाँ पे I, इस प्रकार से आपका बन गया 3। और 30 के लिए 3X का प्रयोग कर सकते हैं, X और X, इस प्रकार से आपका 3X मिलकर 30 बन गया। 40 लिखना होगा तो 40 लिखना होगा तो 4X का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब है यहाँ पे 300 हमें लिखना है तो 300 के लिए 3C का प्रयोग कर सकते हैं, 100, 200, 300, इस प्रकार से 300 बन गया। 400 लिखना है तो 4C का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद यदि मान लीजिएगा कि M का भी हम अधिक से अधिक 3 बार कर सकते हैं, 3000 लिखना है, M, इस प्रकार से क्या हो गया 3000 बन जाता है। कुछ और भी यहाँ पर सावधानियां बरतनी है हमें कि VLD संकेत को दोहराए नहीं जा सकते। जैसे कि मान लीजिएगा आपको 15 लिखना है तो 15 लिखना है तो इसको इस प्रकार से हम नहीं लिखते हैं, ये गलत माना जाएगा। 15 को यदि लिखना है तो 15 को हम कैसे लिखेंगे,
10 और 5 15, इस प्रकार से लिखेंगे। VLD संकेत को दोहराए नहीं जाते हैं। उसके बाद है कि I को हम केवल V और X से घटाएंगे। I को केवल V और X से घटाया जाएगा, और X को किससे घटाएंगे? X को L और C से घटाएंगे। L और C में से घटाया जाता है, जबकि C को D और M से घटाकर लिखा जाता है। इसमें क्या है कि V, L और D को घटाए नहीं जाते हैं। इस प्रकार से अब हम लोग बनाएंगे संख्या, यहाँ पर हम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 20, 30, 40, 50, 60, उसके बाद 100, 200, 500, 800। इसका क्या होता है? 20 का लिखना है तो x x लिख सकते, 30 का लिखना है x x x, 3 का x हो जाएगा आपका 30 बन जाएगा। 40 लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे 40 लिखना है, तो 40 लिखने के लिए करेंगे क्या? 50 में से 10 को कम कर देंगे तो 40 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बताएं आपको कि x को सिर्फ और सिर्फ किससे घटाया जा सकता है? x को घटा सकते हैं L से, और x को घटा सकते हैं C से। तो यहाँ पे हमें 40 लिखना है, तो 40 लिखना है तो 50 से पहले 50 में से कितना कम करेंगे? 10 को कम करेंगे, यानी कि यहाँ पे x और L बन गया आपका 40। 50 का लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ L का 50 होता ही है। 60 लिखना है तो 50 प्लस 10 60, यानी कि बन जाएगा आपका 50 10 60। अब 100 लिखना है तो C से 100 हो जाता है। 200 लिखना है तो डबल C कर देंगे इस प्रकार। 500 लिखना है तो D से 500 हो जाएगा। 800 लिखना है तो 500 और प्लस 300 और, यानी कि D से 500, C से 100 100 100, इस प्रकार आपका D C C C 800 का निर्माण हो गया है। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं रोमन प्रणाली में, जैसे कि कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको अगर 25 लिखना है, इस 25 का रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे? 25 लिखना है तो 20 प्लस 5 लिखेंगे, तो 20 का क्या होता है? 10 10 20 और 5 25। इस प्रकार से आपका 25 का निर्माण हो गया है। जैसे कि मान लीजिए आपको 48 48 लिखना है, इस 48 को लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले 40 का लिखना पड़ेगा, उसके बाद 8 का लिखना पड़ेगा। 40 का होता है क्या है? 50 से हम कम करते हैं 10 को, यानी कि x L से क्या बन गया? 40 बन गया। 40 5 45 46 47 48। इस प्रकार लिखते क्रम में यदि हम उच्चारण भी करेंगे तो काफी सुविधा मिलेगी आपको, लिखने में गलतियां नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है 87 लिखना है, यह 87 कैसे लिख सकते हैं? 87 को लिखने के लिए जैसे 87 लिखना है ना, 50 10 60 10 70 10 80 5 85 86 87, इस प्रकार से आपका 87 का निर्माण हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपका 98 लिखना है, या 98 हम कैसे लिख सकते हैं? तो 98 लिखने के लिए हमें 90 पहले चाहिए, तो 90 कैसे लिखेंगे? 100 में से आपका 10 कम हो जाएगा, क्योंकि अभी बताए हैं x को सिर्फ और सिर्फ हम L और C से घटा सकते। L से जब घटाइएगा तो 40 हो जाएगा, और C से माइनस करेंगे तो वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x c से आपका 90 हो गया। 90 5 95 96 97 98, इस प्रकार से 98 का निर्माण हो गया। और भी उदाहरण ले लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं आगे, जैसे कि मान लीजिएगा कि 216 लिखना है आपको, 216। तो 216 लिखने के लिए 200, उसके बाद 10, उसके बाद 6 आवश्यकता है, यानी कि 200 लिखना है। C से 100 होता है, डबल C से आपका 200 हो जाएगा। 100 200 10 5 15 116, 216 का निर्माण हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपको 520 लिखना है, यह 520 हम कैसे लिख सकते हैं? D से आपका 500 होता है, और 10 और 10 20, यह 520 हो गया। मान लीजिए आपको लिखना है 856 लिखना है। 856 हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो सबसे पहले 856 लिखना है तो D से 500 600 700 800, और 50 5 55 1 56, इस प्रकार से 556 लिखा जा सकता है। कई प्रकार के अंकों को उदाहरण लेकर हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है 1250, यह 1250 कैसे लिखेंगे? 1250 लिखने के पहले 1000 हो गया, M से 1000, उसके बाद 1100 1200 लिखना है, तो 100 का क्या होता है? C से 100 होता है, तो 1000 के बाद आपका हो जाएगा 1100 1200 हो गया, और L से आपका 50 हो गया। इस प्रकार से 1250 लिख दिए।
अब परीक्षा में प्रश्न बनता कैसे है, तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। मान लीजिए रोमन न्यूमरल्स में दे देगा, रोमन न्यूमरल्स में से देने के बाद कहेगा कि निम्न में से इसका हिंदू अरेबिक प्रणाली, या फिर कह सकते हैं कि अंक में क्या होगा, या फिर अंक दे देगा, हिंदू अरेबिक प्रणाली दे देगा, पूछेगा कि रोमन न्यूमरल्स उसका क्या होता है। इस प्रकार से कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, रोमन न्यूमरल से भी पूछे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से भी पूछे जाते हैं, और भारतीय प्रणाली से भी पूछे जाते हैं कई प्रकार के प्रश्न। संख्याओं के प्रकार में पहला हम देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ये संख्याएं होती क्या हैं, देखिए यहाँ पे गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनने के लिए जिन जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी वस्तुओं को जब हम गिनते हैं तो 1 से शुरुआत करते हैं, न कि 0 से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा वस्तु पड़ा हुआ है, उन वस्तुओं को गिनने के लिए हम 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनते हैं। उस प्रकार की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसे हम n से सूचित करते हैं, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। इस प्रकार n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार अनंत तक चली जा सकती है। कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 कह सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होता, आगे तक ले चली जाती है। इस प्रकार की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अगला यहाँ पे है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। यह होता क्या है? तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि प्राकृत संख्याओं में जो ऊपर वाला प्राकृत संख्या है, इस प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि इसके पहले यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्याओं का जो समूह जो बनेगा, समुच्चय जो बनेगा, वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे कि देखिए इसे W से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। यानी कि W बराबर हो जाएगा 0, 0 को शामिल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से अनंत तक संख्याएं चली जाएगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका अनंत होता है, आगे की तरफ चलते जाता है। इस प्रकार ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला हम देखेंगे पूर्ण जैसा ही एक नाम सुनने को आएगा संपूर्ण। संपूर्ण संख्याएं क्या होती है? यह संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर्स के नाम से जानी जाती है। परफेक्ट नंबर होता क्या है देखेंगे इसमें, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दुगुना हो संपूर्ण संख्याएं कहलाती। यानी कि कोई भी संख्या का यदि हम गुणनखंड निकालते हैं, उन सभी गुणनखंडों का यदि योग जो संख्या उस संख्या का दुगना हो जाएगा तो वह संख्या जो होती है संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे देखेंगे हम लोग यहाँ से 6 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं 6 का, तो यहाँ पे 1 से कटेगा, 2 होगा, 3 और 6 ये इसका गुणनखंड होगा। यहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि इसको यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी गुणनखंडों का योगफल। यदि योगफल जोड़ने के बाद देखिए हमें 12 प्राप्त होता है, यानी कि 6 का दुगुना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार जो संख्याएं बनेगी वह संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। 6 का दुगुना 12 अर्थात 6 जो क्या है एक संपूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। दूसरा एक उदाहरण देखते आते हैं 28 से। 28 का गुणनखंड 1 2 4 7 14 और 28 होता है। इन गुणनखंडों को यदि योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मेरा 56 आ जाता है। तो 56 है क्या? 28 का दुगुना है क्या? 28 दूनी का 56। तो इस प्रकार से 56 हो गया। तो 6 और 28 दो ये संपूर्ण संख्याएं होती हैं। और एक चीज यहाँ पे जानिएगा कि 1 से लेके 100 तक में यही दो संख्याएं होती है। 6 और 28 यही दो संख्या जो है जो संपूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। इसके अलावा संपूर्ण संख्या कोई नहीं है 100 तक में, दो यही है। जैसे एक 18 का लेके चलते हैं। 18 का गुणनखंड 1 2 3 6 9 18 है। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो आ जाता है 39। होना चाहिए था कितना? 18 दूनी का 36 होना चाहिए था, लेकिन 36 नहीं आ रहा है। अर्थात 18 जो है संपूर्ण संख्या नहीं है। संपूर्ण संख्या 6 और 28 होता है 1 से लेकर 100 के बीच में। उसके बाद आगे 200 में चेक करना पड़ेगा तो बन जाएगा। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। देखेंगे इसमें प्राकृत संख्याएं, जो ये प्राकृत संख्या है 1 से शुरू होता है,
प्राकृत संख्याएं एवं उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को सम्मिलित करने पर, तीन चीज, प्राकृत संख्याएं और इसका जो माइनस वाला होता है यानी कि उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। हम इसे आई से या फिर जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को आई से अथवा जेड से सूचित किया जाता है। जैसे कि देखेंगे आई बराबर या फिर जेड बराबर भी कर सकते हैं। संख्या रेखा आपको पता होगा, संख्या रेखा इस प्रकार से संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा पर यहाँ पे 0 होता है और इधर जो चलता है धनात्मक संख्याएं चलती है यानी कि पॉजिटिव होता है दाहिने ओर, जबकि बाईं ओर क्या होता है, निगेटिव संख्याओं का समुच्चय होता है। इस प्रकार से चलता है। इधर अगर ले चलते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते क्रम में चलते रहता है। इधर क्या होता है, दाहिने बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से चलता है और बीच में ये आपका 0 होता है। इन तीनों को मिला लेंगे यानी कि पॉजिटिव संख्याओं को, उसके बाद 0 को और निगेटिव संख्याओं को, नकारात्मक या फिर कह सकते ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेंगे, समुच्चय बना लेंगे तो वह पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा 0 को भी शामिल 1 2 3 4 5 आगे की तरफ बढ़ जाएगा अनंत तक। इधर क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। इस प्रकार ये संख्याओं का जो समुच्चय जो बन गया ये पूर्णांक कहलाती है। अब यहाँ पे 0 जो होता है न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या इवन नंबर्स, ये होता क्या, देखिए यहाँ पे ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहलाती है। 2 से पूरी तरह से जो संख्या कट जाएगी, पूरी तरह से भाग लग जाएगा उसमें, तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या के इकाई के स्थान पर यदि हम देखें, कोई भी संख्या है उस संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 रहता है तो वह संख्या समझ लीजिए सम संख्या है, 2 से पूरी तरह से वह कट जाएगी। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट आगे जो होगा वह चलते चल जाएगा और यदि इकाई के स्थान पर इन पांचों में से यानी कि 0 2 4 6 8 इकाई के स्थान पर हो तो वह संख्या सम संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 4 देखिए, 4 आ रहा है यानी कि 1264 में 4 जो इकाई के स्थान पर है, अर्थात ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो इस प्रकार की संख्या सम संख्या कहलाती है। अब रहा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो। इसमें क्या था, सम संख्या में विभाजित हो, विषम संख्या में विभाजित न हो, 2 से नहीं कटता है, विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं के इकाई के स्थान पर, ठीक है, विषम संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर 1 3 5 7 9 रहता है, इसमें से कोई एक रहेगा तो वह संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है, 2 से वह पूरी तरह से नहीं कट पाती है। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 आगे भी चलते चल जाएगा। यहाँ पर 795 में इकाई के स्थान पर देखिए 5 आ रहा है, तो इस प्रकार ये संख्याएं कौन सी हो जाएगी, विषम संख्याएं होंगी। जैसे कि इसमें और भी होता है कि कितनी संख्याएं सम है, कितनी संख्याएं विषम है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक यदि संख्याओं को बात करें तो इसमें 5 संख्याएं सम है, 5 संख्याएं विषम है। 1 से लेकर 50 तक यदि बात करेंगे तो इसमें 25 संख्याएं सम है, 25 संख्याएं विषम है। 100 तक की बात करें अगर तो इसमें 50 जो है वह सम संख्या है और 50 जो है वह विषम संख्या है। इस प्रकार से संख्याओं का जो आपका कह सकते हैं अलग अलग अलगाव है, आधा आधा के रूप में होता है, सम संख्या और विषम संख्या। एक संख्या को छोड़कर यदि अगली संख्या की बात करिएगा तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि यदि हम 1 से 1 स्टार्ट करते, 1 के बाद 2 को छोड़ देंगे तो आएगा 3 के बाद 4 को छोड़ देंगे तो 5। इस प्रकार से जो अक्रमागत संख्याएं प्राप्त होंगी वह सम या फिर विषम प्राप्त होती है, ये संख्याएं होती है। इस प्रकार से संख्याओं को हम लोग निकालते हैं, समझते हैं, प्रश्न पूछा जाता है इससे। अब भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, जिसे कहते क्या है, यानी ऐसी प्राकृत संख्याएं
ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी अर्थ यहाँ पर यह है कि वैसी संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि उसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या, एक चीज और है, कोई भी संख्या एक स्वयं से तो कटता ही कटता है, इसके अलावा यदि अन्य किसी और संख्याएं से कटती है तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसे हम यौगिक संख्याएं या फिर इसको संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे। उदाहरण है पहले 4, यानी कि अर्थ देखिए यहाँ पे यह 4 जो संख्या जो है किस किस अंक से कटेगा, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा। 4 जो है 1 से कटेगा, उसके बाद ये 2 से कटेगा और खुद स्वयं 4 से कटेगा, यानी कि इसका गुणनखंड 3 हो गया। तो यही तो परिभाषा है इसका कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो एक गुणनखंड 1 हो गया, दूसरा हो जाएगा 2 और तीसरा हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से 4 जो है वह भाज्य संख्या है। 6 का भी गुणनखंड देख लेंगे। 6 का गुणनखंड ठीक उसी प्रकार 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। इसका गुणनखंड देखिए 4 हो गया। 2 से अधिक होना चाहिए तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके अंतर्गत 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस प्रकार से आगे ETC यानी कि इत्यादि हो सकते हैं। इसमें हम लोग और देखेंगे कि इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या या विषम भाज्य संख्या के अंतर्गत कैसे इसमें निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रश्न इस तरह से आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, यानी कि यहाँ से 4 से स्टार्ट हुआ तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। सबसे छोटी सम भाज्य, यानी कि सम होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए, तो ये आपका 4 यही होगा, सम भी है और सबसे छोटा भाज्य भी संख्या है। उसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी भाज्य तो है साथ ही साथ वह विषम भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। यानी कि जो 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। इस प्रकार से आपका 1 अंक का भी 2 अंक से भी पूछा जा सकता है, 3 अंक से भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान बनाकर यदि इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगला हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते क्या है इसको हम देखेंगे कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। इसमें क्या था कि एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होता था, लेकिन इसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अर्थात इसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है। एक हो जाएगा 1 और दूसरा स्वयं खुद वही संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से वे संख्याएं जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको हम ऋण संख्या या फिर असंयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। ऋण संख्या या फिर असंयुक्त संख्या भी अभाज्य संख्या को कहा जाता है। प्राइम नंबर इसका इंग्लिश होता है। इसमें हम देखेंगे उदाहरण कि 2 देखिएगा, 2 का गुणनखंड 1 और खुद 2 होगा। 3 का भी गुणनखंड 1 और 3 होगा। 7 का गुणनखंड 1 और 7 होगा। 5 का गुणनखंड 1, 5 होगा। 13 का गुणनखंड 1 और 13 होगा। इस प्रकार देख रहे हैं कि इन संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं वही संख्याएं। तो इस प्रकार की संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, न कि 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2। सबसे छोटी सम अभाज्य, यानी कि सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, तो ये आपका 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या विषम होनी चाहिए, वह होती है 3। इस प्रकार से हम लोग देखें। अब यहाँ पे हमें 1 का जिक्र नहीं है। संख्या 1 जो है इसका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि 1 जो होता है न भाज्य होता है न अभाज्य होता है। यानी कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्याएं होती है। 1 का कोई कह सकते हैं कि भाज्य और अभाज्य में नहीं रखते हैं। इस प्रकार यदि हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या की बात करें, 1 से लेकर 100 तक में
1 से लेकर 100 तक में 100 संख्याएं होती हैं। इन 100 संख्याओं में 50 संख्या जो होती है सम होती है, 50 संख्या जो होती है विषम संख्या होती है। तो इसमें भाज्य कितनी होती है और अभाज्य कितनी होती है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भाज्य संख्या जो होती है, भाज्य संख्या देखिए यहाँ पे भाज्य संख्या 74 होती है। 1 से लेके 100 तक में भाज्य संख्या जो होती है वह 74 होती है, जबकि 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या जो होती है वह 25 अभाज्य संख्या होती है, यानी कि 25 अभाज्य संख्या है। इन दोनों को यदि जोड़िएगा 74 व 25 को तो 99 होगा। 5 4 9 2 और 7 9, इस प्रकार से 99 हो गया। यानी कि 1 से लेके 100 तक में 74 जो होता है भाज्य संख्याएं और 25 जो होता है 25 तक, मतलब 25 संख्या, ठीक है, 25 संख्याएं जो होती है वह अभाज्य संख्या होती है। एक जो होता है न भाज्य है न अभाज्य है, यानी कि इसमें इस प्रकार से 100 हो गया। ये भाज्य और अभाज्य संख्या हम लोग देखें। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स इसको बोलते हैं, पढ़े भी हम लोग हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम p/q के रूप में अंश बटा हर के रूप में यदि हम व्यक्त कर दिए तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां पर p और q पूर्णांक हो। जैसे कि पूर्णांक अभी हम बताएं आप लोगों को पूर्णांक क्या होता है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जो हर जो होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं, 3/4 ये एक आपका परिमेय संख्या हो गया। 5/7, 22/7, -5/7, क्योंकि पूर्णांक में दोनों होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों संख्याएं होती है, तो -5/7। 10, अब देखिए 10 देखने में तो सिर्फ ये एक 10 संख्या दिखाई दे रहा है, यानी कि यह कह सकते हैं p के रूप में है। क्या इसमें q है, यानी कि अर्थ यहाँ पे है अंश और हर दोनों होना चाहिए। अंश है और किसी भी संख्याओं के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, तो एक को हम लोग अगर इसको नहीं भी अगर दिया रहे तो समझना है अपने से कि नीचे एक छिपा हुआ है। इस प्रकार 10 जो संख्या है ये 10 ये परिमेय संख्या है। 8 भी परिमेय संख्या, -5 क्योंकि -5 के नीचे एक छिपा हुआ है, तो इस प्रकार -5 भी एक परिमेय संख्या हो गया। √4 यानी कि √4 जो है क्या है, √4 परिमेय संख्या है। हाँ, √4 परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का जो वैल्यू जो होता है 2 होता है, तो इसका वैल्यू निकलेगा तो 2 होगा, यानी 2/1 हो जाएगा। √16 का भी वैल्यू होता है, √16 का वैल्यू 4 होगा, यानी 4/1। इस प्रकार से ये संख्याएं जो होती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जस्ट इसका विपरीत कर देंगे, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यहां देख लेंगे जहां पर p और q पूर्णांक हो, वही पॉजिटिव निगेटिव हो, 0 भी अंश के रूप में हो सकता है लेकिन हर के रूप में नहीं हो सकता है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 यानी q के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि √2, इस √2 का मान दशमलव में आएगा, इसका भी मान दशमलव में, इसका भी मान दशमलव में आता है। तो इस प्रकार ये संख्याएं जो होती है अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके अंतर्गत पाई, जो पाई है इसको पाई हम पढ़ते हैं, मैथ बनाने के क्रम में इसका प्रयोग भी किया जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या, इस पाई का वैल्यू 22/7 जो है वह परिमेय संख्या, जबकि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग देखेंगे आगे, इसका और भी उदाहरण हो सकता है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, ये क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित का मतलब दोनों का यदि एक में मिला देते हैं, परिमेय और अपरिमेय को, तो इस प्रकार एक नया नाम आता है। वह नया नाम वास्तविक संख्याएं के नाम से जानी जाती है। इस वास्तविक संख्या को हम r से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्याओं को r से सूचित किया जाता है। r बराबर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसमें सब आ जाएगा, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्याएं भी। 3/4, 5/7, √2, √7, √25, पाई etc, इस प्रकार से इत्यादि बहुत सारा आपका उदाहरण हो सकता है वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत। उत्तरवर्ती संख्या देखेंगे। उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती है? उत्तरवर्ती संख्या, इस उत्तरवर्ती संख्या को अनुवर्ती संख्याएं भी कहते हैं।
उत्तरवर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती संख्याएं कहते हैं। ये होता है कि आप लोग पढ़े भी होंगे, सक्सेसर नंबर्स, सक्सेसर नंबर्स इसको बोलते हैं। और यह उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या निकालते कैसे, इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको बोलते क्या है कि किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक आगे की, मतलब एक आगे की प्राकृत संख्या उसकी उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या कहलाती है। इस उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या को परवर्ती संख्या भी कहते हैं। यानी कोई संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो, वह प्राकृत संख्या के ठीक आगे वाली जो संख्या होगी वह उत्तरवर्ती संख्याएं कहलाएगी या फिर परवर्ती संख्याएं या फिर अनुवर्ती संख्याएं कहलाएंगी। यानी कोई संख्या हो, उस संख्या में यदि एक जोड़ देते हैं, कोई संख्या हो उस संख्या में यदि एक जोड़ देते हैं तो प्राप्त जो संख्या होगी वह उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी या अनुवर्ती संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 7 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो 7 में एक जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 15 का उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती या फिर परवर्ती संख्या क्या कहलाएगी, 16 हो जाएगा। 746 का उत्तरवर्ती क्या होगा, सॉरी 776 यहाँ पे है, 776 776 का अनुवर्ती क्या होगा, 777। 1215 का अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती क्या होगा, 1216 होगा। इस प्रकार से हम उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है यहाँ पे पूर्ववर्ती, देखिए यहाँ पे परवर्ती है, परवर्ती, जबकि यहाँ पे क्या है, पूर्ववर्ती। यही थोड़ा शब्दावली को हम लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि परवर्ती के मतलब होता है उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, सक्सेसर नंबर्स, जबकि पूर्व मतलब पहले होता है। तो पूर्ववर्ती संख्याएं का मतलब होता है, इसका इंग्लिश होगा प्रेडिक्सेसर नंबर। कैसे निकालेंगे, ये किसी भी प्राकृत संख्या के ठीक पीछे की प्राकृत संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाती है। यानी कोई भी संख्या के पीछे वाली जो संख्या जो होती है उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले वाली संख्याएं कही जाती है। जैसे कोई संख्या है, उस संख्या में से यदि हम एक कम कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो वह संख्या जो प्राप्त होगी संख्या का पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 12 का पूछ देगा पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 11 होगा। 18 का पूर्ववर्ती क्या होगा, पहले वाला, तो 17 होगा। 520 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 519 होगा। 675 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 674 होगा। इस प्रकार से हम संख्याएं निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूर्ववर्ती जबकि ये परवर्ती, परवर्ती के +1 करते हैं, पूर्ववर्ती में -1 करते हैं। इस प्रकार से अनुवर्ती या उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं निकाली जाती है, संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से जो संख्याएं हैं, जितनी सारी संख्याएं हैं वह संख्या किस अंक से कटेंगे। यानी कि इसका होता क्या है कि संख्याओं की विभाज्यता की जांच, कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला है यहाँ पे 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता यानी कि 2 से संख्याएं कैसे कटेंगी, कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। यदि इकाई के अंक यानी वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित होगी। बताए थे कि सम संख्याएं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से रहता है। जैसे कि 10 ले लीजिए, 10 जो है 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई का स्थान पर क्या है, 0 है। 12 देखते हैं तो इकाई का स्थान पर 2 है यानी कि सम संख्या है। 18 में इकाई का स्थान पर 8 है यानी सम संख्या है। 1764 4 है, सम संख्या है। 146 6 जो है इसका क्या होगा, सम संख्या है। इस प्रकार ये संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। और भी बहुत सारा उदाहरण हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 3 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, 3 से कैसे कैसे संख्याएं कटेंगी। दी गई है, यदि कोई संख्या यानी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या जो होती है 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि 18 देखिएगा, 18 2 अंक का है, 8 और 1 9, दोनों को जोड़िए, 8 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। 9 जो संख्या है 3 से कट जाएगा, ऐसे भी कह सकते 3 का वह गुणज होना चाहिए, ये 18 कट जाएगा। 63 को देखते हैं, 3 और 6 मिलकर हो जाता है 9, 9 भी है 3 से कट जाएगा, 3 का गुणज है, कट जाएगा 63। उसके बाद 756 इसको जोड़ कर देखेंगे, 6 5 11, 11 7 18, ये 18 जो है 3 से विभाजित है, 3 का गुणज है, अतः
756 भी क्या है, ये कट जाएगा 3 से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 4323, 4323, क्या ये संख्याएं कटेंगी? आइए चेक करते हैं, गिन इसको जोड़ेंगे। 3 2 5, 5 और 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, यानी कि ये 3 का गुणज है, 3 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्याएं भी 3 से कट जाएगी। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। अगला है 4 से विभाज्यता। 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के अंत में कोई भी संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, संख्या के अंत में 2 यदि शून्य आ जाए, 2 जीरो आ जाएगा, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो वह संख्याएं जो है वह 4 से विभाजित हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है अंतिम 2 अंक शून्य हो, जैसे कि 100 ले लीजिएगा, 100 इसमें अंतिम का 2 अंक 0 है, 2 जीरो है, तो ये संख्या 4 से कटेंगी। 7600 अंतिम का 2 अंक जो है वह 00 है, वह क्या है, 4 से कटेगा। किसी भी संख्या के अंत में 2 जीरो होगा, 2 जीरो होगा तो वह संख्या 4 से कटेगी। साथ ही साथ अंतिम का 2 अंक यदि 4 का गुणा जो 4 से कट जाएगा तो वह संख्या 4 से कटेंगी। जैसे 432, तो 32 है, लास्ट में 2 अंक, तो 4 से ये कट जाएगा 32। उसके बाद 9872, इस 9872 में अंतिम का 2 अंक देखिए 72 है, यह 72 जो है वह 4 से कट जाएगा, अतः यह संख्याएं भी 4 से कट जाएंगी। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। अगला हम देखेंगे 5 से विभाजकता का नियम क्या होता है। 5 से विभाज्यता, 5 से कैसे कटेंगी, यानी कि वे संख्याएं यदि इकाई का अंक 0 हो या फिर इकाई का स्थान पर 5 हो तो वे संख्याएं 5 से कटती है। जैसे कि इकाई के अंक में देखेंगे 50 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 50 का इकाई अंक पर क्या है, 0 है, कट जाएगा। 750 का इकाई अंक 0 है, यह भी संख्या 5 से कटेगी। 940 का इकाई अंक क्या है, 0 है, यह भी 5 से कटेगी। उसके अलावा यदि 0 या फिर कह सकते हैं 5 हो तो वह संख्या कटेगी। जैसे कि 7265 में देखिएगा 5 है इकाई के स्थान पर, यह भी कट जाएगा। 3725 में 5 है इकाई के स्थान पर, इस प्रकार ये भी संख्या 5 से विभाजित है। और इस प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं। 6 से विभाजकता का नियम देखेंगे हम लोग। 6 से विभाजकता का नियम होता है यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। यानी कि 6 से विभाजकता के लिए आपको संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा, यह नियम होता है। 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तभी वह संख्या 6 से कटेगी। जैसे कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, अतः 12 जो है 6 से विभाजित होगी। 18 भी आपका 2 3 संख्याएं से विभाजित होगी, अतः यह भी आपका 6 से विभाजित होगी। 84 जो है वह 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, अतः यह संख्या 6 से भी कटता है। 6012 यानी कि 6012 जो लिखा हुआ है, यह संख्याएं जो है वह 2 से भी कटेगी, और इसको अगर जोड़िएगा तो 6 1 7 7 दोनों यानी 3 से भी कटेगा। 2 और 3 दोनों संख्या से कटती, अतः यह संख्या 6 से कट जाएगी। और भी बहुत सारा उदाहरण इसमें हो सकता है। उसके बाद है 7 से विभाजकता का नियम क्या होता है। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे कुछ शर्त है कि संख्या के अंतिम अंक का दुगना कर देंगे। जो भी संख्या दिया रहेगा उसका अंतिम एक लास्ट जो अंक जो होगा उसको हम दुगना कर देंगे। दुगना करने के पश्चात उसे शेष अंकों से बनी संख्या, यानी कि उस संख्या अंतिम अंक को दुगना करके हटा देना है, और बाकी जो शेष संख्या बचेगा उस संख्या में से जो दुगना की हुई संख्या होगी उसको हम घटा देंगे। घटाने के पश्चात जो शेषफल प्राप्त होगा, यदि वह 7 से विभाजित हो तो वह संख्याएं, या 7 से विभाजित हो या फिर 0 हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2401, 2401, क्या यह संख्याएं 7 से कटेगी? चेक करेंगे। नियम क्या है कि अंतिम अंक का दुगना कर दीजिए। अंतिम अंक यहाँ पर 1 है, इस 1 का दुगना करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। तथा शेष अंक से बनी संख्या, अब इसको हटा देंगे, शेष कितना अंक हो गया, 240 हो गया। इस 240 में से जो दुगुना यहाँ पे किए हैं अंतिम अंक का, उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 240 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 238। 238 7 से विभाजित है, लेकिन फिर भी हम इसको पुनः पुनरावृत्ति चेक करेंगे कि 238 भी इस प्रकार का नियम पर पालन कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे 238 हो गया। इस 238 का अंतिम अंक क्या है?
अंतिम अंक इसका 8 है, इस 8 का दुगुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर उसके बाद शेष जो अंक से बनी जो संख्या जो है 23 जो है, इस 23 में से 16 को माइनस कर दीजिए, 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 जो है 7 से विभाजित है, शेषफल 7 होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं 0 भी अगर रहता तो वह संख्याएं क्या होती ना, 7 से कटेगी। इस प्रकार कई उदाहरण लेके आप अपने से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है आगे कि 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। 8 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए कि संख्या के अंत में जो 3 शून्य हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या के अंत में यदि 3 शून्य आता है तो वह संख्या 8 से कटेगी। साथ ही साथ यदि अंतिम 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्याएं 8 से विभाजित होगी। 3 जीरो होना चाहिए और नहीं तो 8 से 3 अंक तक कटना चाहिए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, 1000 में से यहाँ पे 3 जीरो है, 8 से कटेगा। 5000 में 3 जीरो है, ये भी कटेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके अलावा 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 76512, इसमें 512 जो है वह 8 से कट जाएगा, अर्थात यह संख्याएं जो होगी वह 8 से कट जाएगी। उसके बाद यहाँ पे और भी संख्या लिखा हुआ है। इस संख्या के अंतर्गत अगर देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 8,62,248 है। इन संख्याओं में से अंतिम 3 अंक देखिए, अंतिम 3 अंक 248 है। यह 248 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 तरीका 24, 8 एकम 8, यानी कि ये संख्याएं जो है पूरी तरह से 8 से विभाजित है। और भी उदाहरण इसका हो सकता है। अब देखेंगे आगे 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 से कैसी संख्याएं कटेंगी। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। वही 3 वाला है, 3 वाला में क्या था, 3 का गुणज, इसमें है कि 9 का गुणज होना चाहिए 9 से विभाजित होने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 756, इस 756 के अंकों को यदि जोड़ते हैं तो 7 5 12, 12 6 18, 18 जो है 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 का गुणज है, अर्थात 756 9 से कटेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है 53,433। इन अंकों को यदि जोड़िएगा तो देखिए 5 3 8, 8 4 12 और 12 12 3 15, 15 3 18, यानी कि यह संख्या जो होगी वह 9 से विभाजित होगी, क्योंकि 18 जो है 9 का गुणज होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,75,327। ये संख्या क्या कटेगी, जोड़कर देखेंगे। 3 7 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 7 27, 27 जो है वो 9 से विभाजित है, अर्थात यह संख्याएं 9 से कट जाएगी। इस प्रकार से 9 से विभाजकता का नियम ये होता है। इस प्रकार हम चेक भी करते हैं। अगला है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता कैसी होती है, यदि इकाई का अंक 0 हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अंतिम अंक में एक 0 हो तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे कि 570 में एक 0, 890, उसके बाद यहाँ पे 75,860, 8750, ये सब जितनी सारी संख्याएं हैं इत्यादि में 10 से विभाजित हो जाएंगी। अगला यहाँ पे 11 से विभाजकता। 11 से कटने का नियम क्या होता है, तो इसको हम देखेंगे हम लोग कि यदि दी गई संख्या के अक्रमागत अंकों का योगफल, देखिए यहाँ पे अक्रमागत लिखा हुआ है। अक्रमागत का मतलब होता है एक को छोड़कर अगली अंक, मतलब एक अंक उसके बाद एक अंक छोड़ देंगे, अगला अंक लेंगे। अक्रमागत अंकों के योगफल का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे यहाँ पे कि 161,051, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,61,051 लिखा हुआ है। क्या यह संख्या 11 से कटेगी, चेक करेंगे। अक्रमागत अंकों का योगफल पहले हम निकालें। किधर से, बाएं से करिए या फिर दाहिने से करिए, किधर से भी किया जा सकता है। इधर से हम लेते हैं तो पहले अक्रमागत 1 लिए, अब 5 को छोड़कर अगला 0 होगा, फिर 0 ले लिए तो 1 को छोड़कर फिर 6 करेंगे। इस प्रकार से अक्रमागत होता है, इसको जोड़ना है। यानी कि 1 0 1 हुआ, उसके बाद 6 यानी कि 7, 1 0 में कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, उसके बाद 6 7 हो गया, 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे जो छोड़ दिए, 5 5 1 6, 6 1 7, 7 में से 7 घटेगा 0, यानी कि 0 हमारा आ गया। यानी कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। एक उदाहरण और हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कुछ से बड़ी संख्या लिखा हुआ है, इसका अक्रमागत पहले अंक हमको जोड़ लेते हैं।
यानी 1 है, उसके पहले 1 लेंगे, उसके बाद ये 1 लेंगे, उसके बाद ये 8 लेंगे, ये 9 लेंगे अक्रमागत रूप से। तो 1 1 2 2 8 10 10 और 9 19 हो जाएगा। यहाँ पे 19 माइनस करना है, अंतर करना है। उसके बाद जो छोड़ दिया गया उस संख्या को लेंगे। 7 7 14 14 और 4 कितना होता है? 14 4 18 18 1 19, यानी कि 19 माइनस 19 बराबर 0। इस प्रकार से ये भी संख्याएं जो है 11 से कटेगी, ये भी संख्याएं 11 से कटेगी। ये 11 से विभाजकता का नियम होता है। इस वीडियो में हम लोग ने संख्या पद्धति से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखे। अगले वीडियो में संख्या पद्धति पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि काफी सुविधा होगी परीक्षा में प्रश्नों को बनाने में। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।